जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है वन नेशन वन इलेक्शन या फिर साइमल्टेनियस इलेक्शंस। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या साइमल्टेनियस इलेक्शंस हमारे देश में लाए जाने चाहिए, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या चैलेंजेस है, सभी चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा। भले ही फिर आप किसी इंटेलेक्चुअल डिबेट में पार्टिसिपेट करो या फिर आप चाय पे चर्चा करो, आपको हेल्दी जो डिस्कशन है वो करने का मौका जरूर मिलेगा। अब देखिए, शुरू करने से पहले आईएएस का कंप्लीट पैकेज प्रीलिम्स मेंस आपको देखने को मिलेगा एमएम एकेडमी ऐप पर। आपको जीएस पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, कंप्लीट जीएस 1, कंप्लीट जीएस 2, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस 3, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, जीएस 4, एथिक्स, और उसी के साथ साथ बोनस कोर्सेज जो है इंडिया ईयर बुक, आंसर राइटिंग कोर्स, पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट, सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको साइन अप करना होगा। आप डेमो लेक्चर जो है हर सेक्शन में जाकर पहले 2 लेक्चर जो है एज अ डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। देन उसके बाद आप प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो है वो ऑप्शन नजर आएगा। उसमें आपको वेरियस प्लान दिखाई देंगे, 3 महीने के, 6 महीने के और 2 साल के कोर्स पर डिस्काउंट है। आपको प्लान परचेस करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर हम काफी न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स देखें या फिर अगर हम उनके जो एडिटोरियल्स है वो देखें, तो भरे पड़े हैं वन नेशन वन इलेक्शन प्लान को लेकर। लेकिन सवाल ये आता है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में इतने एडिटोरियल्स, इतने आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि अभी हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। और वो किसके लीडरशिप में की है? तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे पहले थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके चेयरमैनशिप के अंडर में यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया गया है, जिससे कि वन नेशन वन इलेक्शन या फिर साइमल्टेनियस इलेक्शन की जो फिजिबिलिटी है कि क्या उसके फायदे हो सकते हैं, किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ये सारी चीजें देखने के लिए यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि यहाँ पर कमेटी का गठन किया गया, इतने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं, पर क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन? तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा जो देश है उसमें हमें 28 स्टेट्स देखने को मिलते हैं। हालांकि पहले 29 स्टेट्स थे, लेकिन फिर उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर पूरा एक राज्य था, उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में विभाजित कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इस वजह से अब हमारे यहाँ पर 28 स्टेट्स देखने को मिलते हैं। और पहले अगर हम देखें तो 7 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन फिर जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख आई तो 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई। लेकिन फिर उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनको मर्ज कर दिया गया, जिससे कि अब हमारे यहाँ पर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलती है। अब ये जो 28 स्टेट्स है, इनके पास अपनी भी पावर है, इनके पास अपनी भी सरकार है। जी हाँ, जैसे हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार देखने को मिलती है, मतलब पूरी यूनियन की हमारे यहाँ पर जो सरकार है वो देखने को मिलती है, जिसे हेड करते हैं कौन? जिसे हेड करते हैं प्रधानमंत्री। उसी तरीके से जो हमारे स्टेट्स है, उनकी भी अपनी सरकारें देखने को मिलती है, जिनको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर। अब इसमें कुछ यूनियन टेरिटरीज भी है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज का मतलब ही है कि जो केंद्र है उनकी टेरिटरी, उनके जो पावर है उसमें वो आएगी। लेकिन कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिनके वहां पर जो चीफ मिनिस्टर है वो हमें देखने को मिलते हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कि वो यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है? ऊपर, सबसे ऊपर हमें सेंटर देखने को मिलती है। देन उसके बाद जो स्टेट्स है, अलग अलग स्टेट्स, उसमें हमें चीफ मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं और इनके पास भी अपनी अपनी पावर है। अब इनके पास पावर है, ये कहां से पता चलता है? हमारे 7 शेड्यूल, संविधान का 7 शेड्यूल देखे तो उसमें हमें अलग अलग लिस्ट देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिस पर एक्सक्लूसिवली जो केंद्र सरकार है वो कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जिस पर एक्सक्लूसिवली जो राज्य सरकार है वो कानून बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिस पर दोनों ही सरकारें जो है वो कानून बना सकती है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि भाई सेंटर के पास पावर है तो स्टेट के पास भी पावर है। और जो दोनों ही सरकारें हैं वो किस तरीके से आती है? वो चुन कर आती है। जो लोग है, जो जनता है, वो उन्हें चुन कर देती है, भले वो सेंटर की सरकार हो, भले वो स्टेट की सरकार हो। अब यहाँ पर अगर हम भारत की इलेक्शंस देखते हैं तो सबसे पहली बार हमें इलेक्शंस जो है वो कब देखने को मिले? तो फर्स्ट सेशन जो है लोकसभा का,
वो हमें 1952 में देखने को मिलता है। आज़ादी हमें 1947 में मिल गई थी, लेकिन संविधान बनाने में वक्त लग गया। तो 1951-52 में हमें इलेक्शंस देखने को मिलते हैं, और जिसमें टोटल लोकसभा सीट जो है वो 489 के थे। अगर हम आज का टाइम देखते हैं तो आज के टाइम पे हमें ऑलमोस्ट जो 545 सीट्स है लगभग उसके आसपास देखने को मिलती है। उस वक्त 489 थे। और इलिजिबल वोटर्स की अगर हम बात करें तो इलिजिबल वोटर जो है वो 17.3 करोड़ थे। ये तो हम बात कर रहे हैं लोकसभा की, लेकिन जो राज्य सरकारें हैं मतलब लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, उनकी इलेक्शंस, जी हाँ, उनकी भी इलेक्शंस सेम टाइम पर हुए थे, सेम समय पर हुए थे। मतलब एक ही वक्त में जो जनता थी, ये जो हमें जनता देखने को मिल रही है, 17.3 करोड़ की जनता देखने को मिल रही है, इन्होंने जो एमपी है उन्हें भी चुना था, और जो एमएलए है उनके स्टेट के जो एमएलए है उनको भी चुना था। और ये जो एमपी एमएलए चुने गए थे, इनका टेन्योर कितना होता है? इनका टेन्योर होता है 5 साल का। मतलब 5 साल में अगेन जो लोकसभा है वो भी डिसॉल्व हो जाती है, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वो भी डिसॉल्व हो जाती है। तो अब 1952 में ये लोग आए, चुनकर आए, एमपीज एमएलए, मतलब जो सेंटर की जो इलेक्शंस है लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन साथ में हुए थे, साथ में हुए थे। यहाँ पर साइमल्टेनियसली दोनों ही इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट कराए गए थे, और दोनों ही यहाँ पर 5 साल के लिए आने वाले थे। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कई बार जो गठबंधन की सरकारें हैं वो बन जाती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर 200 टोटल सीट्स है, तो 200 टोटल सीट्स में से सरकार बनाने के लिए 100+1 चाहिए, मतलब 101 सीट्स किसी पार्टी के पास चाहिए। अगर वो उनके पास नहीं बनती है तो फिर गठबंधन की सरकार बन जाती है, मतलब दो पार्टी साथ में आकर जो जादुई आंकड़ा है वो पार कर लेती है, एंड देन इस तरीके से सरकार बना लेती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मतभेद हो जाते हैं दो पार्टीज में, और इस तरीके से जो प्री मैच्योर डिसोल्यूशन है वो हो जाता है। मतलब समझ लीजिए 5 साल के लिए चुनी गई है सरकार, लेकिन 5 साल के पहले ही वो डिसॉल्व जो है वो हो जाती है। तो ऐसे सिनारियो में क्या होता है, दोबारा इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराए जाने पड़ते हैं। मगर जब हम 1952 की बात करते हैं, उस समय पर सेंटर और स्टेट दोनों के ही साथ में इलेक्शंस हुए थे, और 5 साल के लिए हुए थे। मतलब 5 साल जो है वो अब सरकार चलेगी, और 5 साल पूरी जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, सारे स्टेट्स सही तरीके से 5 साल के लिए चले। 1957 अगेन इलेक्शंस हुए, उस समय पर भी सही तरीके से 5 साल के लिए जो सेंटर और स्टेट है वो सही तरीके से चला। 1962 में अगेन हुए, 1967 में फिर से हुए, और इतने सालों तक सही तरीके से सेंटर और स्टेट के साथ में इलेक्शंस होते गए। लेकिन फिर 1967 के बाद जो राज्य सरकारें हैं, कुछ राज्य सरकारें हैं, उनका प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो गया, वो यहाँ पर डिसॉल्व हो गई। और वो डिसॉल्व होने की वजह से इसके बाद जो इलेक्शंस होने थे, मतलब 1967, 68, 69, 70, 71, 72, जो 72 में होने थे, वो इलेक्शन अब सभी राज्य और सेंटर के साथ में नहीं हो पाए। कुछ जो राज्य सरकारें थी उनके पहले ही इलेक्शंस 1970 में ही इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट करवाने पड़े, जिसकी वजह से अब यहाँ पर ट्रेंड चेंज होता गया। जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार है, इनके इलेक्शन सब साथ में नहीं होने लगे। आगे जाकर तो कई बार ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार जो है और राज्य सरकार, मतलब केंद्र सरकार में समझ लीजिए अगर कांग्रेस की सरकार है, और राज्य सरकार में अगर किसी और पार्टी की है, तो फिर वो उनको राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा दिया जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था, अगेन प्री मैच्योर डिसोल्यूशन जो है वो हमें देखने को मिलता। तो कई ऐसे कारण हुए जिसकी वजह से जो हमारे राज्य है उनकी सरकारें जो है प्री मैच्योर डिसोल्यूशन होता गया, एंड उसी के साथ जो केंद्र सरकार है वहां पर भी कई बार प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से जो अब साइमल्टेनियसली इलेक्शंस 1952 से 1967 तक हो रहे थे वो होना बंद हो चुके थे। आज के टाइम पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर साल हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में इलेक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि 2023 की बात करें तो मिजोरम, देन 2024 में अगर हम देखते हैं तो इतने सारे जो राज्य हैं वहां पर हमें इलेक्शन देखने को मिलने वाले हैं, प्लस हमें लोकसभा इलेक्शन जो है वो भी 2024 में देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए 2025 में भी अगेन ये 3 राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं। 2026 में भी अगर हम देखते हैं तो इतने राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं। मतलब आप देखोगे तो हर साल कोई ना कोई राज्य में इलेक्शंस जो है वो हमें देखने को मिलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब साइमल्टेनियस इलेक्शन हमारे यहाँ पर नहीं होते हैं, मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार हम साथ में नहीं चुनते हैं। हमारे राज्य के जो इलेक्शंस है वो अलग टाइम पे हो सकते हैं, जैसे 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होने हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। जैसे अगर आप झारखंड से हो तो 2024 में आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस नहीं होने वाले हैं, 2025 में होने वाले हैं। तो अब यहाँ पर आपको ये जो कॉन्सेप्ट है साइमल्टेनियस इलेक्शन का ये पूरा हो गया। तो वन नेशन वन इलेक्शन जो आज हम लाने की बात कर रहे हैं उससे बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि जब केंद्र सरकार, मतलब जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे, मतलब जैसे 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होंगे,
उसी समय पर सभी राज्य सरकारें जो है उनके भी इलेक्शंस होंगे। जो आज अलग अलग समय पर अलग अलग राज्य सरकारों के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वो ना होते हुए केंद्र सरकार के जब इलेक्शन होंगे उसी समय पर राज्य सरकारों के भी इलेक्शन होंगे। और यही है वन नेशन वन इलेक्शन का फंडा। तो अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। मतलब अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन या फिर वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो इसके फायदे क्या क्या होंगे। सबसे पहला फायदा है रिडक्शन ऑफ फाइनेंशियल बर्डन। जो इलेक्शंस होते हैं उस समय पर इलेक्शन किसके द्वारा किए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शंस करवाते हैं तो उस समय पर खर्चा बहुत ज्यादा होता है। अब ये जो खर्चा है ये हम जो सरकार के द्वारा किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल पार्टी के द्वारा। तो जब हम बात करते हैं सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जाता है, 2014 के लोकसभा पोल्स में 3,870 करोड़ जो है वो खर्च किए गए थे। ये लोकसभा के इलेक्शन के खर्च है, 3,870 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, क्योंकि इतने सारे वोटर्स हैं, है ना। सारी चीजें यहाँ पर लॉजिस्टिक जो है वो लाना पड़ता है। और 2015 में जो बिहार इलेक्शन हुए थे उसमें इकलौते एक राज्य के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। यह हम बात कर रहे हैं जो सरकार खर्च करती है। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पर जो लोकसभा का इलेक्शन, आप समझ लीजिए 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होगा, उसमें अब उस समय पर 2014 में 3,870 था, इस बार हो सकता है कि 5,000 करोड़ तक भी ये जो आंकड़ा है वो चला जाए। उसी के साथ साथ जो राज्य सरकारें हैं वहां पर भी अलग अलग 2025 में 3-4 राज्य जो है उनके इलेक्शन होंगे। तो समझ लीजिए 300 करोड़, अगर हम एवरेज 200 करोड़ एवरेज लेकर चले, 3 राज्यों में होते हैं, तो एक ही साल में हम ऑलमोस्ट यहाँ पर मतलब 600-700 करोड़ जो है वो यहाँ पर खर्च कर देंगे। तो मतलब हमको ये पता चलता है कि एक ही साल में हम 1,000 करोड़ रुपए जो है वो एवरेजली जो इलेक्शन है, राज्य सरकार के जो इलेक्शन है उस पर खर्च करते हैं। प्लस उसी के साथ साथ जब लोकसभा इलेक्शन आते हैं तो उस समय पर 4-5 हजार करोड़ रुपए जो है वो खर्च होते हैं। तो इसीलिए हर साल हमारे इलेक्शन में काफी सारा पैसा जो है वो खर्च हो रहा है। वही अगर हम बात करते हैं, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आते हैं तो 4,500 करोड़ रुपए जो है वो हमारा खर्च हो जाएगा। एक बार में 4,500 करोड़ रुपए खर्च हो गया, देन अगेन 5 साल के बाद ही वो पैसा जो है वो खर्च होगा, उससे पहले ये नहीं होगा। मतलब अब 5 साल में हमारा 4,500 करोड़ रुपए खर्च होगा। मतलब एवरेजली आप समझ लीजिए कि हम 1,000 करोड़ रुपए जो है वो हर साल खर्च कर रहे हैं। वही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राज्य में काफी ज्यादा उससे हो सकता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर कम पैसा जो है वो खर्च होगा। लेकिन इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इतना ज्यादा भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि 300 करोड़ रुपए बिहार में खर्च हुए, अगर समझ लीजिए कि जैसे हमने देखा था कि 4-4, 5-5 राज्यों में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो 4-4, 5-5 राज्यों में अगर इलेक्शन होते हैं हर साल, तो फिर समझ लीजिए कि वैसे ही हम 1,000 करोड़ के ऊपर जो है वो खर्च कर रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट हम एवरेजली 1,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हो रहा है हमारा हर साल का। तो इसलिए बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा ऐसा भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। दूसरा यहाँ पर एडवांटेज जो हमें देखने को मिलता है वो है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। क्या होता है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं उस समय पर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बहुत ज्यादा खर्च करती है। और वो अगर आप देखोगे कैंपेन में एक्सपेंडिचर होता है ना, पॉलिटिकल पार्टीज का कैंडिडेट पर खर्च होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो स्मॉल रीजनल पार्टीज है वो सही तरीके से जो फाइनेंशियल एलोकेशन है वो नहीं कर पाती है। जो छोटी पार्टीज होती है उनके जबरदस्ती पैसे खर्च होते रहते हैं। लेकिन अगर एक ही बार में इलेक्शन हो जाएंगे, छोटी पार्टी सही तरीके से अपना फाइनेंशियल जो है वो रख पाएगी। हाँ भाई एक ही बार खर्च करना है, उसके बाद बार बार हमको खर्च नहीं करना है। तो ये यहाँ पर एक एडवांटेज जो है वो हो सकता है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट देखते हैं तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। देखिए क्या होता है, जब भी इलेक्शन होते हैं, जब भी इलेक्शन अनाउंस किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तब से लेकर तो जब तक रिजल्ट आता है तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये होता है कि उस समय पर कोई भी जो रूलिंग पार्टी है वो जो पॉलिसीज है वो नहीं ला सकती, नई पॉलिसीज नहीं ला सकती है कि जिससे जनता जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाए वोट के लिए। या फिर कोई ऐसी चीजें आप नहीं बोल सकते हो जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट में जाए। तो ये जो चीजें हैं इससे क्या होता है, इससे बहुत सारी डेवलपमेंट रुक जाती है। क्योंकि समझ लीजिए आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला जनवरी में अनाउंस कर दिया कि भाई हम मार्च में इलेक्शन जो है वो लेने वाले हैं। जनवरी से लेकर तो अप्रैल, क्योंकि जब तक रिजल्ट लगेगा तब तक आप कोई भी पॉलिसी अनाउंस नहीं कर सकते। मतलब ये 4-5 महीने जो है बिना किसी प्रोडक्टिविटी के चले गए। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर होता है। हर साल कहीं ना कहीं राज्यों में इलेक्शन होते रहते हैं, तो इससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। लेकिन इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में ये कहा जाता है कि भले ही यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है लेकिन उस पर्टिकुलर राज्य में लगता है ना,
बाकी तो राज्य फ्री है पॉलिसी लाने के लिए। बाकी राज्यों में थोड़ी ऐसा हो रहा है कि नहीं भाई तुम पॉलिसी नहीं ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर समझ लीजिए बिहार में इलेक्शंस है तो सिर्फ बिहार में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा ना। और समझ लीजिए 2024 में बिहार में इलेक्शन होने हैं, तो 2024 में बिहार में जो डेवलपमेंट है वो रुकेगी, फिर आगे 5 साल तक 2029 तक तो डेवलपमेंट बिहार में चलती रहेगी। और 2024 में जहां डेवलपमेंट या पॉलिसीज बिहार में रोकी गई है, बाकी राज्यों में तो वहां पर पॉलिसीज चल रही है ना, उसमें तो कोई अड़चन नहीं आ रही है। तो इसलिए ये भी जो एडवांटेज है, इसके लिए काउंटर आर्ग्यूमेंट जो है वो यहाँ पर इस तरीके से पेश किया गया है। देन उसके बाद यहाँ पर गवर्नेंस पर फोकस होगा, क्योंकि अभी आप देखोगे तो किसी राज्य में अगर इलेक्शन है तो मोदी जी की भी रैली होती है, मतलब प्रधानमंत्री की रैली होती है, अलग अलग बड़े लीडर्स की रैली होती है। अब दूसरे जो राज्य है, जो पॉपुलर फेस है चीफ मिनिस्टर की, वो भी उस राज्य में जाते हैं और वहां पर रैलीज करते हैं, है ना। जैसे बिहार में है तो समझ लीजिए महाराष्ट्र के भी चीफ मिनिस्टर वहां चले जाएंगे और रैलीज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, गवर्नेंस हैम्पर होता है। बार 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 मतलब इलेक्शन मोड में ही रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्शन मोड में नहीं रहेंगे। तो इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में कहा जाता है क्यों जा रहे हो, जो राज्य है उसमें जो लोग हैं, उसमें जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, उनको प्रचार करने तो सिर्फ उन पे भरोसा नहीं है क्या। तो ये काउंटर आर्ग्यूमेंट उसके लिए पेश किया जाता है। देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो इससे इंप्रूव हो जाएगी। कैसे, क्योंकि आप देखोगे तो हर वक्त जैसे अलग अलग समय पर अलग अलग इलेक्शंस होते हैं। समझ लीजिए बिहार में 2024 में हो रहे हैं, झारखंड में 2025 में हो रहे हैं, 2026 में फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में हो रहे हैं। तो क्या होता है कि बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस वहां भेजो, वहां डिप्लॉय करो, जिससे कि हमारा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट पर आ सकता है। लेकिन अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होगी, एक ही बार में सब जगह हो जाएंगे, तो फिर हमारा इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो भी मजबूत होगी। एक ही बार डिप्लॉय करना है, बाद में फिर डिप्लॉय करना ही नहीं है, बाद में तो हमारे देश के रक्षण के लिए ही काम करेंगे। तो ये एक एडवांटेज दिया जाता है। देन ब्लैक मनी, क्योंकि ब्लैक मनी बहुत ज्यादा यूज होता है, जब भी इलेक्शन के कैंपेन्स होते हैं ब्लैक मनी का यूज होता है, तो वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार में खर्च कर देना है पूरा काला धन, है ना। उसके बाद 5 साल तक तो काले धन से बटोरना है तो मतलब ये जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ये भी यहाँ पर कहा जाता है। देन पॉपुलिस्ट मेजर्स, क्या होता है कि जब भी इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि पॉपुलिस्ट मेजर्स लिए जाते हैं। समझ लीजिए अभी मोदी जी जो है उनको पता है कि बिहार में इलेक्शन होने हैं, तो वो पॉपुलिस्ट मेजर जो है वो ले लेंगे, जिससे कि बिहार की जनता जो है वो खुश हो जाए। या फिर महाराष्ट्र में इलेक्शन तो हर साल कहीं ना कहीं होते हैं, तो पॉपुलिस्ट मेजर जो है वो लिए जाते हैं। तो ये यहाँ पर नहीं होगा, जो एक्चुअल देश के लिए काम करना है वो यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन इसकी काउंटर आर्ग्यूमेंट में किया जाता है कि भाई चेक एंड बैलेंस तो रहेगा, हर साल इलेक्शन रहेंगे तो मोदी जी हर साल अपना चेहरा तो दिखाएंगे कि भाई इलेक्शन है तो चेहरा दिखा देते हैं, उनको बता देते हैं क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया। तो ये चीजें इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में आती है। देन वोटर टर्नआउट, क्योंकि क्या होता है कि अगर कंटिन्यू लोग इलेक्शन के मोड में रहेंगे तो इलेक्शन का वोट करते नहीं है जो लोग हैं। हाँ, लोकसभा के कर लिए, फिर राज्यसभा के इलेक्शन में वोट ही नहीं करेंगे। तो एक ही बार में अगर सारे इलेक्शन हो जाएंगे, मतलब लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो वोटर टर्नआउट, बहुत सारे लोग जो है वोट करना शुरू करेंगे। तो ये इसका फायदा होगा। लेकिन इसका नुकसान भी ये बताया जाता है कि भाई ये जो केंद्र सरकार जो है, उनको जो वोट, जो पार्टी को वोट करे वही पार्टी राज्य सरकार के इसमें भी वोट करेंगे। तो ये इसका खामी जो है बताई जाती है। बरा इसके डिसएडवांटेजेस अगर हम देखते हैं तो एक है अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अभी ऐसा है कि हर साल हमको मोदी जी का चेहरा देखने को मिलता है रैलीज में, क्योंकि हर साल किसी ना किसी राज्य में इलेक्शन होते हैं। लेकिन अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हो गए तो फिर एक बार दिखेंगे, 5 साल तक कोई दिखेगा ही नहीं, सीधा 5 साल बाद दिखेंगे, हाँ भाई याद है मित्रों। तो ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिल सकता है। देन उसके बाद है कि भाई फेडरल पावर जो है वो यहाँ पर अंडरमाइन हो जाएगी। साइमल्टेनियस इलेक्शन हो गए तो यहाँ पर जो लोकसभा के इलेक्शन, मतलब बहुत बड़े इलेक्शंस, अब उसमें जो राज्य सरकारें हैं उनके इलेक्शन जो है वो यहाँ पर ओवर शैडो हो जाएगी। और लोग अक्सर ये करेंगे कि भाई अगर हम सेंटर में बीजेपी को या कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो राज्य सरकार में बीजेपी या कांग्रेस को हम वोट देंगे। तो ये हो जाएगा। तो रीजनल पार्टीज को यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है, क्योंकि एक पॉपुलिस्ट फेस वहां पर हमें ऊपर देखने को मिलता है। देन इन्फ्लुएंस चॉइसेस, जो इलेक्टोरल बिहेवियर है कि सेंटर में अगर मोदी जी को वोट कर रहे हैं तो चलो यार मोदी जी को, मतलब ये ऐसा हो जाएगा मोदी जी को ही जिताना है। अब मोदी जी को ही जिताना है कि स्टेट पार्टी में भी किसको वोट करना है, बीजेपी को, चलो मोदी जी को जिताएंगे, इस तरीके से बात हो जाएगी। राहुल जी को जिताएंगे, इस तरीके से बात हो जाएगी। ये कैंडिडेट से चेहरा जो है, मतलब एक जो कैंडिडेट ऊपर बैठा हुआ है सबसे पॉपुलर फेस, उसको देख के लोग अब स्टेट पार्टीज को भी वोट करेंगे, रादर देन कि स्टेट पार्टी में जो अच्छा काम कर रहा है उसको वोट करने के। तो ये एक डिसएडवांटेज है साइमल्टेनियस इलेक्शन का। देन इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि एक बार में इलेक्शन होंगे, सोचो इतना बड़ा देश, और इतने बड़े देश में अगर एक साथ इलेक्शन हो रहे हैं स्टेट के भी और सेंटर के भी, तो इंटरनल सिक्योरिटी कितनी ज्यादा, मतलब यहाँ पर समझिए सिक्योरिटी कितनी ज्यादा लगेगी, डिप्लॉय करना पड़ेगा। और सभी अगर इस सिक्योरिटी में लग जाएंगे इलेक्शन के, तो फिर इंटरनल सिक्योरिटी दाव पे लग सकती है, उसको कोई हमला कर लेगा, क्या कर लेंगे। तो ये यहाँ पर थ्रेट जो है वो हो सकता है। अब यहाँ पर चैलेंजेस क्या क्या, देखिए चैलेंजेस भी कई सारे हैं कि ठीक है हम मान लेते हैं कि एडवांटेजेस हमको दिख रहे हैं तो हम इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन इंप्लीमेंट करने में भी कई सारे चैलेंजेस हैं।
जैसे कि हमारे संविधान में हमें चेंज करना पड़ेगा आर्टिकल 83 जो कि डील करता है ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि ये है ना कि भाई 5 साल का ड्यूरेशन है राज्य सरकारों का, लेकिन प्री मेजर डिसोल्यूशन अगर हो जाता है 2024 में, लोकसभा के इलेक्शन है, राज्यसभा के इलेक्शन है, दोनों के इलेक्शन है, अब दोनों के इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए। अब समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में जो पार्टी है वो प्री मेच्योर डिसोल्यूशन हो गया, वो गिर गई, तो अब 5 साल तक क्या उसको खाली रखा जाएगा, या फिर अगर इलेक्शन फिर से कंडक्ट करवाए जाते हैं तो फिर तो वो अगेन जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है उसका मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा किया जा सकता है कि अगर राज्य सरकार के ये चला जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है, तो जो रिमाइंडर पीरियड ऑफ टाइम है उसमें कोई और सरकार जो है वो चुनकर आ जाए, लेकिन फिर अगेन इलेक्शन तो वो कंडक्ट करवाने ही पड़ेंगे। तो फिर मतलब अब इसका क्या बनेगा, तो ये चीज है आर्टिकल 85 जो डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा की बात करता है कि भाई छोड़ो राज्य सरकार ही छोड़ो, लोकसभा का ही डिसोल्यूशन हो गया तो क्या करेंगे, है ना। 172 जो ड्यूरेशन है स्टेट लेजिस्लेचर का, 174 डिसोल्यूशन जो है स्टेट लेजिस्लेचर का, 356 जो यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, तो उस समय पर इलेक्शन जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का क्या करेंगे, तो ये यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए हमें जो संशोधन है आर्टिकल 368 के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने पड़ेंगे, और ये जो चेंजेस है लाने के लिए हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन भी लगेगा, तो ये भी चैलेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद है कि वेरियस स्टेट असेंबलीज जो है लोकसभा उसका सिंक किस तरीके से किया जाए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई अभी अलग अलग साल अलग अलग इलेक्शंस होने वाले हैं राज्यों के, तो अब क्या उसमें 5 साल के पहले ही उनको खत्म कर देंगे क्या, 2024 में है तो अब सभी स्टेट असेंबली 2024 में डिसॉल्व हो जाएगी क्या, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए। देन लॉजिस्टिक चैलेंजेस जैसे कि जो वोटर आईडी है, मतलब वोटर्स है उनके लिए जो ईवीएम मशीन पहुंचाना है, इतने सारे वोटर्स, तो उसके लिए इतनी सारी ईवीएम मशीन डिप्लॉय करनी पड़ेगी, तो वो एक चैलेंज जो है बहुत बड़ा हमें देखने को मिलता है। अब देखिए अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, अगर भारत इम्प्लीमेंट कर लेता है, तो भारत ऐसा करने वाला साइमल्टेनियस इलेक्शन करने वाला चौथा देश बन जाएगा पूरी दुनिया में। अभी अगर हम देखते हैं तो बेल्जियम, स्वीडन एंड साउथ अफ्रीका में ही सिर्फ साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, फायदे भी इसके हैं, कंपेरेटिव नुकसान भी इसका है। तो अब इस पर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, और किया जाना चाहिए तो किस तरीके से लागू किया जा सकता है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।